हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 8वें चैप्टर से लेकर के 13वें चैप्टर के बीच सारे इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपके रिपीटेड है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें बच्चों तो यहां से आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, 2 नंबर वाले भी और 1 नंबर वाले भी। इसलिए भाई फायदा आपका ही है। सारे क्वेश्चन लॉन्ग वाले में इंक्लूड होते हैं, ये तो आपको भी पता है। तो चलिए देख लेते हैं। और उससे पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा, यानी पहले से 7वें चैप्टर के बीच के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं देखा है, तो पहले उसको देख लीजिएगा। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं बच्चों, वहां से उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें बच्चों तो इसमें से, ठीक है, मतलब जैसे अगर हम बात करें तो ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन आएगा, अथवा करके यानी 6 क्वेश्चन होंगे और आपको 3 करना होगा, तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का मतलब संक्षेप में वर्णन करना है। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। या फिर पूछ लेगा बच्चों कि मानव कल्याण के रूप में सूक्ष्म जीव, ठीक है, का योगदान, ऐसे पूछ सकता है। या कहेगा कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों मतलब की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। तो कैसे भी घुमाए क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, देखिए सूक्ष्म जीव, अब देखिए सूक्ष्म जीव बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो हानिकारक होते हैं, यानी शरीर में रोग फैलाते हैं, रोग पैदा करते हैं। दूसरा वो लाभदायक जो होते हैं, यानी जो हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तैयार करके देते हैं। तो यहां पर क्या है, तो भाई बोल दिया है ना पहले से ही कि मानव कल्याण, तो यानी मनुष्य के कल्याण के लिए, ठीक है ना, यानी मनुष्य के कल्याण के लिए ये सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इन्हीं सूक्ष्म जीवों की भूमिका को देखेंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, आपको रटना नहीं है बच्चों, ठीक है। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, तो ऐसे जीव भाई जो नग्न आंखों से यानी हमको दिखाई न दें, वही सूक्ष्म जीव होते हैं। अब सूक्ष्म जीव हमने बता दिया कि 2 प्रकार के होते हैं, एक हानिकारक भी होता है, एक लाभदायक। तो लाभदायक है जो हमारे कल्याण के लिए है। तो उसमें अगर हम बात करें बच्चों तो मानव कल्याण के सूक्ष्म जीव ठीक निम्नलिखित प्रकार से सहायक होते हैं। पहला है कि दुग्ध एवं डेयरी उद्योग में। अब देखिएगा कि दुग्ध एवं डेयरी उद्योग में सूक्ष्म जीव कैसे सहायक होता है। तो भाई दूध से बहुत सारे क्या है प्रोडक्ट तैयार होते हैं। लाइक दैट भाई दूध से दही भी बन रहा है, ठीक है ना, दही बनता है यानी बटर भी बनता है, उसके बाद चीज, ठीक, और उसके बाद जैसे पनीर बन गया। तो ये सबके सब तैयार कैसे होते हैं, दूध से। तो दूध से ये बनते हैं। अब दूध से ये सब बनते हैं तो भाई बनाता कौन है, तो बनाने वाला बच्चों एक उसमें सूक्ष्म जीव होता है। कौन होता है, सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है ना। और उस सूक्ष्म जीव का अगर हम बात करें नाम क्या है, तो उसमें प्रमुख है आपका लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस ये प्रमुख जीव है, ठीक, लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस करते क्या है, लैक्टिक एसिड बनाता है। अब लैक्टिक एसिड जब बनेगा तो वही थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो पहला दुग्ध एवं डेयरी उद्योग में इस्तेमाल होता है सूक्ष्म जीव, ठीक। जैसे लिखेंगे बच्चों की दुग्ध के सूक्ष्म जीव, ठीक, किण्वन के द्वारा अनेक उत्पादों जैसे दही, बटर, मिल्क, ठीक है ना, जो केक वगैरह होता है, ठीक, चीज, क्यूमिस, केफिर आदि का निर्माण करते हैं। और किण्वन जो होता है बच्चों लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है, यानी जो किण्वन प्रक्रिया उसमें होती है, फर्मेंटेशन होती है, वो क्या होता है बच्चों, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा क्या है, ठीक, वो तैयार किया जाता है। और ये जो जीवाणु होते हैं दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को, क्योंकि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा। तो दूध में जो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है इसी को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कौन, यानी जो हमने बताया ये जो जीवाणु होता है, ठीक, ये जो जीवाणु लैक्टोबैसिलस होता है। तो जो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है बच्चों, वो लैक्टोज यानी दूध में जो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट, ये दूध वाले प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान भाषा में लिखा है ताकि हमारे प्यारे रसगुल्लों को इजिली समझ में आ जाए। दूसरा चीज बच्चों की डबल रोटी निर्माण में,
ठीक है। डबल रोटी निर्माण का मतलब क्या है? पाव रोटी, नाम सुना होगा ना, पाव रोटी जिसको बोलते हैं, तो उसको डबल रोटी बोल दीजिए या फिर पाव रोटी। अब रोटी बनती है, रोटी फूलती है, तो कैसे फूलती है? तो ये प्रक्रिया होती है बच्चों, इसमें भी किण्वन प्रक्रिया होती है, यानी इसमें यीस्ट जो खमीर होते हैं ना, यीस्ट होते हैं, और वही क्या है, उसमें गैस का निर्माण करते हैं। कौन सी गैस? CO2 गैस। ठीक, बहुविकल्पी में भी मतलब 1 नंबर वाले में भी पूछा था, ठीक, कि जो आटे से गुथी हुई रोटी जब फूलती है तो उसमें कौन सी गैस बनती है? तो कौन सी गैस बच्चों? CO2 गैस होती है, याद रखना। CO2 गैस के कारण ही फूल पाती, क्योंकि CO2 जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको कहते ही है फुलाने वाली गैस। हमारे शरीर में भी अगर ये इकट्ठा हो जाए बच्चों तो ये हमें फुला देगी, यानी गैस की जो बीमारी है ना वो बहुत खतरनाक होती है। ठीक, जैसे कोका कोला हो गया, स्प्राइट हो गया, थम्स अप हो गया, ठीक, कुछ भी मतलब जो पेय पदार्थ होते हैं आपके, उनमें बच्चों यही गैस भरी होती है। कौन सी? CO2 गैस। अक्सर देखा होगा कि कोई भी अगर जैसे स्प्राइट, थम्स अप या मतलब कोई भी आपका वो पेय पदार्थ होता है, उसको झकझोर कर इधर उधर बोतल ढक्कन खोल दो, देखिए कैसे प्रेशर से निकलता है। क्यों? क्योंकि वो CO2 गैस होती है। वो गैस अचानक से तेजी से क्या है, सरफेस पर आती है, बाहर धड़ाम से निकल जाती है। ठीक, ये आपने देखा होगा। तो उसके बाद जैसे हम पीते भी हैं तो अंदर गया, पेट में उमड़ करके फिर से बाहर निकल आ गया, डकार के माध्यम से, लोग कहते हैं अरे सारी गर्मी पेट की बाहर हो गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि CO2 गैस ऐसी गैस होती है, ये कहीं पर रह ही नहीं सकती है, वो बर्दाश्त ही नहीं करेगा, वो बाहर जरूर निकल आएगी। ठीक, वो चीज होता है स्प्राइट वगैरह में। ठीक है, तो डबल रोटी में भाई कैसे ये यूज होता है, सूक्ष्म जीव लिखेंगे बच्चों की डबल रोटी बनाने में गुथे हुए आटे में, जो आटा मतलब गुथते हैं, ठीक है, तो उसमें यीस्ट कोशिकाएं, ठीक है, यीस्ट या खमीर इसको बोलते हैं, यीस्ट कोशिकाएं किण्वन हेतु डाली जाती हैं। जैसे देखा होगा कि भाई शादी विवाह हो रहा है, भंडारा चल रहा है, कहीं पर कोई भी वोकेशन मतलब कोई भी सेलिब्रेशन घर पर किसी भी चीज का है, तो आज के समय में हर एक इंसान शौकीन है, खाना पीना का व्यवस्था कर देता है, तो उसमें देखिए क्या है, खाने वाला सोडा इस्तेमाल किया जाता है। तो खाने वाले सोडे में होता क्या है बच्चों, यही तो होते हैं ना, एक प्रकार के वो जो सोडा होता है वो सूक्ष्म जीव ही होते हैं। ठीक, तो इसमें जो यीस्ट कोशिकाएं हैं वो किण्वन के लिए क्या है, डाली जाती हैं, किसमें? गुथे हुए आटे में। ठीक, जब उसको डाल देते हैं तो होता क्या है, जो यीस्ट कोशिकाएं हैं ये श्वसन के दौरान CO2 गैस मुक्त करती हैं, यानी CO2 गैस बना देती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या है, मतलब जो रोटी होती है बच्चों, जिसको डबल रोटी कहते हैं, पाव रोटी, उसमें छोटे छोटे मतलब छिद्र बन जाते हैं, और वो क्या है, फिर गत्ते के रूप में फूल जाती है। तो इस प्रक्रिया मतलब इस तरह से ये इसमें प्रक्रिया होती है। ठीक, तो दूसरा हो गया बच्चों डबल रोटी निर्माण में। तीसरा अगर आप देखेंगे तो जो पनीर वगैरह है उसमें भी ऐसा होता है। ठीक, ये तो बता ही दिया। अब इसके बाद जैसे जलेबी वगैरह होता है ना, जलेबी में देखो करते क्या है, तो जो जलेबी बनाई जाती है उसको एक दिन पहले जो मैदा है वो गूंथ करके यानी पानी डालकर सान कर उसको रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे थोड़ा सड़ जाता है। सड़ने का मतलब ये है कि धीरे धीरे जो बैक्टीरिया मतलब ये सूक्ष्म जीव होते हैं ना, सूक्ष्म जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, पूरी तरह से आटे को एकदम मतलब जो उसमें मैदा होता है ना उसकी नस को तोड़ करके खत्म कर देते हैं, और पूरी तरह से फिर वो इस काबिल बन जाता है कि जब जलेबी फिर सुबह उठ करके कारीगर बनाता है तो वो जलेबी खूब बढ़िया फूल जाती है, ताकि वो जो होता है ना कि जो रस होता है, ठीक है, जो चीनी का सिरा होता है उसको सोख सके। तो ये चीज होता है, इस प्रक्रिया पर काम करता है। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इतना जरूर। ठीक, हो गया आधा अधूरा, क्योंकि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा और लिखना पड़ेगा। पहला दुग्ध एवं डेयरी उद्योग में हो गया, दूसरा डबल रोटी जिसको पाव रोटी कहते हैं। अब चलिए तीसरा देखते हैं बच्चों। तीसरा क्या है, तीसरा है कि प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में एंटीबायोटिक मेडिसिन भी बनाई जाती है बच्चों। प्रतिजैविक औषधियां आज के समय में देखिए जो औषधियां कारगर होती हैं वो अक्सर सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही तैयार की जाती हैं। जिसमें सबसे प्रमुख है टीका, जो वैक्सीन लगता है बच्चों, अभी कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ठीक है ना, कोविड-19 जब चल रहा था भाई, ठीक, कोविड काल में, ठीक, कोरोना काल में, तो ये टीका लगा था। तो ये तैयार कैसे किया जाता है, सूक्ष्म जीवों की मदद से।
ठीक है, सूक्ष्म जीवों, क्योंकि इसमें टीका या टीकाकरण पूछता है आपके एग्जाम में, टीका किसे कहते हैं, तो जो मृत होते हैं या निष्क्रिय या फिर सुस्त सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हीं से तैयार किया गया जो रासायनिक पदार्थ होता है उसको टीका कहते हैं। अब जब उसको इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, यानी प्रवेश करा दिया जाता है, उसी प्रक्रिया को टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन कहते हैं। तो बच्चों उसको कैसे तैयार करते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही। तो तीसरी वही हेडिंग है कि प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में, इसमें लिखेंगे कि सूक्ष्म जीवों के विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक उत्पन्न किए जाते हैं। मतलब सूक्ष्म जीव से विभिन्न प्रकार के क्या एंटीबायोटिक, मतलब जो प्रतिजैविक बोलते हैं, है ना, ये इंग्लिश वर्ड है, एंटीबायोटिक तैयार किए जाते हैं या उत्पन्न होते हैं जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, यानी हमारे बॉडी में जो रोग है उस पर समझ लो कब्जा कर लेते हैं। जैसे ही ये क्या है, प्रतिजैविक औषधियां लगाई जाती हैं, ठीक है, टीका लगता है तो पूरे बॉडी में एक सुरक्षा कवच ये तैयार कर देता है। ठीक है, तो ये प्रतिजैविक जैसे कवकों, जीवाणु आदि से प्राप्त होते हैं। जैसे देखेंगे पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, नियोमाइसिन हो गया, ये सबके सब क्या है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ठीक, कैसे तैयार होती हैं, सूक्ष्म जीवों से, जैसे कवक से हो गया, जीवाणुओं से, इन सब से तैयार होती हैं। अब उसके बाद चौथी हेडिंग है कृषि के क्षेत्र में। तो भाई कृषि के क्षेत्र में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। अब कृषि के क्षेत्र में अगर आपको ना पता हो तो कृषि के क्षेत्र में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको बोलते हैं जैव उर्वरक। ठीक, जैव उर्वरक या जैविक खाद। अब जैव उर्वरक क्या होते हैं, ये सूक्ष्म, ठीक, जैविक पदार्थ होते हैं, यानी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। ठीक है, और ये जैसे जो गोबर होता है ना, कंपोस्ट खाद, देसी खाद जो होती है, तो उनमें ये सूक्ष्म जीव होते हैं। जब ये खेतों में डाला जाता है बच्चों, तो ये क्या करते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, और इससे क्या होती है कि जो पौधों की मतलब उपज होती है, मतलब जो फसलों की उपज है बढ़ जाती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। जैसे मैं हमने बताया था बहुत सारे ऐसे जैव उर्वरक हैं, राइजोबियम है, माइकोराइजा है, साइनोबैक्टीरिया है, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे बच्चों के विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक, वही जैव उर्वरक क्या है हमने बता दिया, ये अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों की उर्वरक क्षमता को, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देते हैं। ठीक, तो वो क्या कहलाते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं या जैविक खाद इन्हीं को कहते हैं। ठीक, ये करते क्या बच्चों, ये अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा पोषक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि करते हैं। ठीक है, वृद्धि करके क्या करते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए ये उत्तरदायी होते हैं तथा मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे में देखिए राइजोबियम हो गया, एसिटोबैक्टर हो गया, नील हरित हो गया, एजोला हो गया, ठीक, माइकोराइजा हो गया। ठीक, ये सबके सब क्या है, सूक्ष्म जीव आते हैं, किसमें, नाइट्रोजन युक्त हैं। ये बहुविकल्प मतलब बहुविकल्पी में भी पूछा गया था और 2023 में 1 नंबर वाले में भी पूछा था। ठीक है, पूछ लिया था कि भाई नाइट्रोजन युक्त सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए। ठीक, 2 का पूछा था तो आप लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, पता चले आपने पढ़ा है पूरा ये और उसके बाद घूमते रहते हो, बाद में ये कहोगे कि कहां से आ गया था, बहुत कठिन था। तो ये सारी चीज जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको ध्यान ही नहीं देते हो। ठीक है, चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होता है। हो गया बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भाई इस पर तो ताला लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में केवल 1 सेट में पूछा था, जबकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमेशा 2 से 3 सेट में आता है, क्योंकि इतने ज्यादा सेट बनते हैं। हमने पहले भी बताया बच्चों, हर इस एक सेट में तो पॉसिबल है नहीं, हर एक सेट में 5-5, 7-7 सेट बनते हैं, तो 7 में यूं समझिए 1, 2 या 3 में देगा, बाकी अदर में अदर चीज दे देता है। हाँ, इतना जरूर रहता है कि अथवा में रहेगा, ऑप्शन रहेगा, यानी 15 नंबर का होता है ये आपका। ठीक, 15 नंबर का ये 3 क्वेश्चन होगा और अथवा अथवा करके 6 क्वेश्चन बन जाएगा, 6 में 3 करना होगा। तो है पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, हिंदी में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, और इस तकनीक के विभिन्न चरणों को समझाना है। अब देखिए पीसीआर जो होता है बच्चों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो जो पीसीआर है ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जीन
ठीक, जो डीएनए होता है ना उसकी कई फोटो कॉपी जैसे होती है ना, भाई किसी चीज का फोटो कॉपी निकाल लो, हजारों लाखों चाहे जितना निकाल सकते हो। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके द्वारा जीन की बहुत सारी प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती हैं। ठीक, बहुत सारी प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती हैं इसके द्वारा। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे कैसे बच्चों कि पीसीआर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कम समय में जीन देखिए है ना, जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जाता है। और इस काम के लिए या इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण थर्मल साइक्लर का प्रयोग किया जाता है। और इस विधि द्वारा एकल डीएनए अणु प्रतिदर्श अर्थात नमूने का दीर्घीकरण किया जा सकता है। ठीक है, और इस तकनीक को भी सर्वप्रथम 1983 ईस्वी में कैरी मुलिस ने खोजा था, और जिसके लिए इन्हें 1993 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सरल से सरल भाषा में लिखा है ताकि एक बार में आप समझ जाओ। वैसे भी ये रटने वाली चीज नहीं है। हमने क्या बोला है, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जीन की कई प्रतिकृतियां तैयार की जा सकती हैं। ठीक, और इस विधि में एक क्या होता है, थर्मल साइक्लर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप में वो काम करता है। अब वो 3 स्टेप क्या होता है, चलिए देखते हैं। भाई खोज किसने किया था, सर्वप्रथम कैरी मुलिस ने। ठीक, कैरी मुलिस ने 1983 ईस्वी में, और उसके बाद हम बात करें 93 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। चलिए हो गया। चलिए अब लिखेंगे कि हम पॉलीमरेज श्रृंखला विक्रिया में निम्नलिखित 3 चरण होते हैं। अब 3 चरण कौन कौन से हैं बच्चों, याद रखना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 3 स्टेप हैं। पहला है निष्क्रियकरण या जिसको बोलते हैं विकृतीकरण, दूसरा तापानुशीलन, तीसरा क्या होता है दीर्घीकरण या जिसको बोलते हैं विस्तार। ठीक, ये 3 स्टेप होते हैं। अब जैसे आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा है, सेम उसी तरीके का लॉजिक, यानी उसमें भी यही प्रक्रिया यूज की जाती है। ठीक, अभी उपयोग में भी थोड़ा बताए देंगे। पहला होता है बच्चों विकृतीकरण। ठीक, पीसीआर में जो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप यानी पहला चरण जो होता है वो होता है क्या बोलते हैं उसको, विकृतीकरण या निष्क्रियकरण। अब विकृतीकरण में होता क्या है, विकृतीकरण में करते क्या है बच्चों, जो डीएनए खंड होता है, ठीक, जो डीएनए खंड होता है उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। अब जब गर्म करेंगे तो भाई दोनों रज्जु टूट जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये भाई डीएनए है। अब डीएनए में हमें पता है बच्चों इसके बीच में जो क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन क्षार हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जब इसको गर्म किया जाता है तो इसके दोनों रज्जुक जो है बच्चों, दोनों धागे जो हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इस चरण में डीएनए को 92 अंश सेल्सियस पर 1 से 2 मिनट तक थर्मल साइकिल में, मतलब जो थर्मल साइक्लर होता है, एक उपकरण होता है, उसमें गर्म किया जाता है, जिससे इसके दोनों रज्जु क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अर्थात इस चरण में हाइड्रोजन बंधों को तोड़ा जाता है। तो हमने बताया ना क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में डीएनए को गर्म करते हैं। जैसे कोई भी डीएनए है जिसका, तो डीएनए का चयन करते हैं, तो डीएनए को लेने के बाद थर्मल साइक्लर में गर्म करते हैं। गर्म करने से डीएनए के दोनों रज्जु टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृतीकरण भी कहा जाता है, विकृतीकरण या निष्क्रियकरण कहा जाता है। ठीक, 2022 में जो क्वेश्चन पूछा था वो इतना पूछ लिया था कि डीएनए का निष्क्रियकरण किसे कहते हैं। अब अधिकांश स्टूडेंट तो एकदम से गायब हो गए, भाई दिमाग काम करना बंद कर दिया कि ये तो पूरे किताब में नहीं है। तो चीजें बस समझने वाली होती हैं, बस भाई समझ का फेर है और कुछ नहीं। और स्टूडेंट इजिली समझ लेते हैं कि हाँ क्या चीज पूछा है। तो ये छोटी छोटी बातें भी माइंड में रखना पड़ता है। ठीक है, करते क्या है, तो भाई गर्म करते हैं, दोनों हेलिक्स टूट जाते हैं यानी धागे टूट जाते हैं। ठीक, दूसरे स्टेप में क्या होता है बच्चों, तापानुशीलन। अब तापानुशीलन में होता क्या है कि इस चरण में जो टेम्परेचर थोड़ा हाई रखते हैं उसको लो करते हैं। तो इस अभिक्रिया में मिश्रण के तापक्रम को घटाया जाता है। यह सामान्यतः बच्चों 48 अंश सेल्सियस रहता है और इस तापक्रम पर भी इसे लगभग 1 मिनट के लिए रखा जाता है, यानी 1 मिनट तक गर्म करते हैं ताकि जो प्रारंभक यानी जो ऊपर है, तो ताकि प्रारंभक अपने अलग डीएनए रज्जुकों पर पूरक अनुक्रमों का तापानुशीलन
कर सके, ठीक, इसलिए इसको गर्म करते हैं लगभग 1 मिनट तक 48 डिग्री पर। अब उसके बाद तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप क्या होता है बच्चों, ये होता है विस्तार, या इसको बोलते हैं दीर्घीकरण। अब विस्तार में होता क्या है बच्चों, तो विकृतीकरण तथा तापानुशीलन। जब विकृतीकरण हो गया, तापानुशीलन हो गया, तो इसके बाद बच्चों डीएनए का विस्तार किया जाता है, जो कितने टेम्परेचर पर, 27 अंश सेल्सियस पर लगभग 1 मिनट के लिए होता है, तथा इस चक्र को 34 से लगभग, मतलब यूं समझिए कि 35 से लगभग 40 बार के करीब इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है, और इस प्रक्रम द्वारा डीएनए खंड को 1 अरब गुना तक प्रवर्धित किया जा सकता है। मतलब समझ सकते हैं कि 1 अरब गुना तक, ठीक, गुना मतलब 1 अरब गुना तक इसको क्या है, प्रवर्धित किया जा सकता है। तो ये है बच्चों पीसीआर। अब आप किसी भी क्वेश्चन बैंक में देखेंगे रसगुल्लों, इतना आसान लैंग्वेज में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छे से माइंड में सारी चीजों को स्टोर कर लेना। पहले में टेम्परेचर याद रखना 92 है, 1 से 2 मिनट तक गर्म करते हैं। उसके बाद दूसरे में 48 है, 1 मिनट तक गर्म करते हैं। तीसरे स्टेप में 27 अंश है सेल्सियस है, 1 मिनट तक गर्म करते हैं। ये तीनों मतलब टेम्परेचर जरूर याद रखना, इसी से आप आराम से एक अंदाजा लगा करके तैयार कर सकते हो, ठीक। पहले 92, फिर उसके बाद करते क्या है, तो भाई 92 यहां से है, अब उसके बाद 48 से फिर क्या करते हैं 27 अंश सेल्सियस तक, ठीक। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है पारजीनी जंतु। अब ये भी 3 सेट में आया था बच्चों 2023 में। पारजीनी जंतु, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है बच्चों, ये पारजीनी है, ठीक, ये मात्रा छोटी का नहीं रहेगा, बड़ी का, पारजीनी जंतु, ठीक है, जिसे ये देख रहे हैं ना पारजीनी। तो देखिए पारजीनी जंतु होता क्या है, पारजीनी जंतु क्या है और इनका उत्पादन कैसे किया जाता है, और मानव जाति के लिए इसकी उपयोगिता का उल्लेख करना है। देखिए पारजीनी जंतु या इसी को, अब देखिए कई नाम देता है भाई, पता चले आपने केवल पारजीनी सुना है, अगर वहां दूसरा नाम आ गया तब भी आप केवल हल्ला करोगे कि क्वेश्चन अलग आ गया था, पता नहीं कहां से दिया था, हमारे में तो मिला ही नहीं, पूरा किताब से बाहर आया था। पूरा किताब से बाहर का ब्रह्मा जी पेपर फिर सेट कर रहे थे, कुछ तो दिमाग लगाओ। अब देखिए इसको कई नाम देता है, एक पारजीनी जंतु, दूसरा ट्रांसजेनिक जंतु बोलता है, ठीक है, या इसी को ट्रांसजेनिक जीव भी कहेगा, ठीक, या इसी को आनुवांशिक रूपांतरित जंतु कहेगा। तो इसको कई तरीके से पूछ सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना कि पारजीनी जंतु ही कहेगा, इसलिए हम बता दे रहे हैं बच्चों, घबराइएगा मत कि भाई चाहे पारजीनी जंतु आए, चाहे ट्रांसजेनिक जीव आए, चाहे आनुवांशिक रूपांतरित जंतु आए, सब एक ही है, ठीक। अब पारजीनी जंतु होता क्या है, तो पारजीनी जंतु एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे भी आपके अंदर डीएनए है, तो आपके अंदर क्या होता है, आपके अंदर के जो जीन है डीएनए, उनमें फेर बदल कर दिया जाए। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, बहुत साउथ और हॉलीवुड की ऐसी मूवी होती है कि किसी के बॉडी का पूरा जीन क्या है चेंज करके किसी अदर पर्सन के जीन को प्रवेश करा दिया जाता है। तो वो जीन क्या है उस आदमी के शरीर में भाई अपना पूरा काम करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, कब्जा कर लेगा उस पूरे बॉडी पे। तो वो क्या है, उसके उस व्यक्ति के अंदर एक नया लक्षण आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जीन क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति का है। तो यही होता है पारजीनी जंतु, यानी जब किसी जंतु के जीन में फेर बदल करके, ठीक, क्या करें बच्चों, जब किसी जीन के मतलब जंतु के जीन में हेर फेर करके यानी फेर बदल करके या परिवर्तन करके एक अतिरिक्त जीन यानी बाहर से एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, तब उस जीव को दे देंगे नाम पारजीनी जंतु। ठीक, ये फिर जीन जो अंदर जाएगा वो अपने लक्षण फिर दिखाने लगता है, और ये जो जीव है फिर एक उपयोगी जीव बन जाता है। इससे बहुत सारी ठीक उपयोगिता मानव जीवन में हो जाती है। ठीक है ना, तो लिखेंगे बच्चों, ऐसे जंतु जिनके जीन में आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा, यानी जिसको जीनी अभियांत्रिकी बोलते हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं या जीनी इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक, कुछ भी कह लो, तो इसे या फिर इसको हम भाई क्या है बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जो प्रौद्योगिकी जो होता है, तो वही चीज की आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा हेर फेर, ठीक, या फिर परिवर्तित करके एक अतिरिक्त जीन प्रवेश कराया जाता है,
तो उस जंतु को क्या कहते हैं बच्चों? पारजीनी जंतु कहते हैं। जैसे कागा गाय, मीरा बकरी, डॉली भेड़। ठीक है, तो ये मतलब प्रजातियां हैं, नई प्रजातियां। ठीक है, यानी इनको क्या है, अतिरिक्त जीन प्रवेश करा के जब तैयार किया गया तो उसका नाम रख दिया उस गाय, जैसे गाय के अंदर ये किया गया तो उसका एक नई नस्ल तैयार कर दिया, कागा गाय। ठीक, दूसरा मीरा बकरी, नाम रख दिया उसका मीरा बकरी। तीसरा डॉली भेड़। ठीक है, ये सब होता है। तो समझ में आ गया बच्चों की पारजीनी जंतु क्या है, कि जब किसी जीव के डीएनए यानी जीन में हेर फेर करके कोई बाहर से अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाए तो उस जंतु को बोलते हैं पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक जीव। अब पारजीनी जंतुओं का उपयोग कहां होता है बच्चों? पहला, सामान्य शरीर क्रिया व विकास। ठीक है, यानी जो भाई हमारे शरीर की क्रिया विधि विकास को जानने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक, तो जैसे इसमें लिखेंगे बच्चों की पारजीनी या ट्रांसजेनिक जंतुओं के विभिन्न प्रकार की शरीर क्रियाओं, विकास एवं जीन के कार्यों का अध्ययन करने के लिए मदद मिलती है। दूसरा है बच्चों रोगों का अध्ययन। ठीक, दूसरा क्या है कि ये पारजीनी जंतु द्वारा रोगों का भी अध्ययन होता है। कैसे होता है कि ट्रांसजेनिक जंतुओं का प्रयोग जीन संबंधी रोगों जैसे गठिया रोग, कैंसर, सिस्टिक मतलब फाइब्रोसिस, इन सब रोग के बारे में भी क्या है, अध्ययन में मदद मिलती है। ठीक, यानी इन जीवों के द्वारा क्या है, मतलब इनके कुछ उत्पाद बनाए जाते हैं, ऐसे कुछ चीज होता है, तो उसके द्वारा ये सब क्या है, मतलब जैसे पहचानने में मदद मिलती है, इनके बारे में थोड़ा जानकारी एकत्रित किया जा सकता है। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब चलते हैं आगे, लिखेंगे अगला। भाई दो ये हो गया। तीसरा है बच्चों, जैसे तीसरा ध्यान से देखिएगा कि तीसरा है जैविक उत्पाद। ठीक, पारजीनी जंतु के द्वारा जैविक उत्पाद भी बनाया जा सकता है। अब यहां पर जैसे कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए जैविक उत्पाद से बने औषधियों की आवश्यकता होती है। यानी मनुष्य में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जिनका इलाज जरूरी नहीं कि भाई जैसे अंग्रेजी दवाएं ही कर सकें। यानी कुछ रोग ऐसे भी होते हैं बच्चों, वैसे तो आज के समय में ऐसा तो भाई बहुत ही कम ही है जो मेडिकली न ठीक हो पाए, लेकिन फिर भी बच्चों बहुत सारे रोग ऐसे भी होते हैं कि वो अंग्रेजी दवाओं से ज्यादा कहीं ना कहीं उसके लिए देसी दवा काम करती है। ये बात आप भी मानते हैं। तो वही चीज होता है बच्चों कि कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए जैविक उत्पाद से बने औषधियों की जरूरत होती है। तो पारजीनी जंतु जो उपयोगी जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं उनमें क्या है, डीएनए के भाग यानी जीन को प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, तभी वो अंदर क्या करेगा, कोई अपनी क्रिया विधि को उसमें संचारित करता है। अगला चीज है बच्चों की टीका एवं रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। ठीक, तो ये भी किया जा सकता है पारजीनी जंतु के द्वारा। तो पारजीनी जंतुओं से प्राप्त जो उत्पाद कई विषाक्त पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। ठीक, जबकि जो अपारजीनी जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। यानी जो पारजीनी जंतु होते हैं बच्चों, तो पारजीनी जंतुओं से कुछ ऐसी दवाएं बनाई जाती हैं कि जो दवा किसी बॉडी के अंदर चली जाए तो उसमें जो भी विषाक्त पदार्थ है यानी जो जहर है, जो उसमें रोग है, वो नष्ट हो जाता है, जबकि नॉर्मल जीव में वो क्षमता नहीं होती है। तो यही कह रहा है कि इसके द्वारा हम टीका यानी रासायनिक सुरक्षा परीक्षण भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों आपको और भी लिखना है तो आप ऊन जैसे लिख सकते हैं, जैसे भी हमने बताया डॉली भेड़ हो गया, जैसे भाई पांचवा लिख सकते हैं ऊन। ठीक, तो ऊन भी लिख सकते हैं क्योंकि पारजीनी जो जंतु होता है बच्चों, पांचवा आप ऊन यानी ऊन भी, जैसे भी लिखा डॉली भेड़, तो ये एक ऐसी नस्ल है जिसमें बहुत सारी मात्रा में मतलब बहुत ज्यादा ऊन निर्माण होता है, बहुत ज्यादा उसमें ऊन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे है, जैसे पारजीनी एक सुअर होता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो अन्य जीवों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं, उनके द्वारा तो उत्पाद तैयार किए जाते हैं। बट आप 4 लिखिए, 5 लिखिए, बहुत है, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत ना है। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है समष्टि। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि समष्टि को परिभाषित कीजिए और समष्टि के 5 प्रमुख गुणों की विवेचना कीजिए। तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। समष्टि बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है,
आपको टेंशन नहीं लेना है। समष्टि, या जिसको अगर हम भाई एक देहाती लैंग्वेज में बोले तो जिसको आबादी कहते हैं, यानी पॉपुलेशन, जनसंख्या कह ले, बस खत्म, बात खत्म, जनसंख्या, वही चीज समष्टि है, समष्टि। अब समष्टि किसे कहते हैं ये आपको बताना है, और समष्टि में कौन कौन से गुण होते हैं, यानी जो जनसंख्या है तो जनसंख्या में कौन कौन से गुण हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों लिखेंगे समष्टि, तो एक ही समय में या एकांक समय में, कुछ भी कह ले, एक ही समय में एक ही स्थान पर रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। क्योंकि बच्चों हर भाई अगर इस पृथ्वी पर देखें तो सबका अपना अपना अलग अलग ग्रुप है ना भाई, मनुष्य का ग्रुप अलग है, ठीक, जैसे हो गया भाई कुत्ता अलग है, बिल्ली का अलग है, ठीक, गाय का अलग है, भैंस का अलग है, तो सबका अपना अलग अलग ग्रुप है। तो वही चीज कह रहा है कि एकांक समय में, जैसे किसी, ठीक, एकांक समय में या इकाई समय में या एक ही समय में एक स्थान पर, किसी स्थान पर एक ही जाति के जितने जीव वहां पर निवास कर रहे हैं, ठीक, वो कहलाता है समष्टि। क्या कहते हैं बच्चों, समष्टि कहते हैं उसको। अब समष्टि के अंदर गुण क्या होता है भाई, तो सबसे पहला तो जन्म दर, क्योंकि भाई इस धरती पर अगर समष्टि यानी जनसंख्या है, बढ़ कैसी रही है, तो उसमें एक गुण होता है ना, जन्म दर। जन्म दर किसे कहते हैं, आप लिखेंगे बच्चों कि किसी समष्टि में एकांक समय में जन्म लेने वाले नए जीवों की संख्या को ही क्या बोलते हैं, जन्म दर। अब आगे थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं ना कि भाई जन्म दर कभी भी सीमित, मतलब निश्चित या स्थिर नहीं होता है, ये घटता और बढ़ता रहता है, ठीक, तो एक समय में ये निश्चित या स्थिर नहीं हो पाता, तो आप बनाकर लिख सकते हैं। अब दूसरा गुण क्या होता है बच्चों, मृत्यु दर। मृत्यु दर किसे कहेंगे, तो एकांक समय में, मतलब किसी समष्टि में, एकांक समय में किसी समष्टि में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, मतलब जीवों की संख्या, व्यक्ति नहीं, अब किसी भी का भी समष्टि हो सकता है, तो मरने वाले जो जीवों की संख्या होती है या व्यक्तियों की संख्या होती है, वो क्या होता है, मृत्यु दर होती है। ठीक, अब मृत्यु दर भी मतलब एकदम कांस्टेंट नहीं होती है, ये भी स्थिर नहीं होती है बच्चों, ये भी मृत्यु दर का मतलब इसका भी जो डेटा है कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो ये भी उतार चढ़ाव लगा रहेगा। अब तीसरा जो लक्षण है यानी तीसरा जो गुण है बच्चों, वो है लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। अब लिंगानुपात होता क्या है कि किसी भी, ठीक है, किसी भी जगह पर, जैसे लिंगानुपात को समझते हैं, जैसे कोई पॉपुलेशन है, कहीं पर जनसंख्या है, तो वहां पर 1000 प्रति हजार, ठीक, पुरुषों पर, यानी अगर 1000 पुरुषों की संख्या है तो किसी समष्टि के 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही जनसंख्या क्या बोलते हैं, सॉरी, लिंगानुपात बोलते हैं, सेक्स रेशियो बोलते हैं। ठीक, यानी किसी समष्टि के 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, ये कहते हैं लिंगानुपात। ठीक, अगर हम बात करें जैसे केरल का लिंगानुपात ज्यादा है, वहां पर अगर 1000 लड़के हैं यानी पुरुष हैं, तो यूं समझिए उनके सापेक्ष 1000 लगभग 24 महिलाओं की संख्या है। अपने यहां का कम है, ठीक है, अगर हम देखें तो अपने यहाँ का कम है। अपने यहाँ का अगर 1000, ये समझिए कि अगर 1000 पुरुष हैं तो 943 या ऐसे लगभग में है, ठीक, 950 के करीब महिलाएं हैं, यानी महिलाओं की संख्या कम है। और इसका भी कहीं ना कहीं बहुत सारा मतलब रीजन है, क्योंकि अपने यहाँ क्या भाई, ये हर जगह चलता है, लोगों की सोच होती है ना कि लड़की क्या करेगी, लड़का तो घर चलाएगा। कन्या भ्रूण हत्या ये बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, लोग चोरी चुप्पा जा रहे हैं, जबकि कन्या भ्रूण हत्या बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन फिर भी क्या है, डॉक्टर को चाहिए मोटी रकम, और आजकल भाई हर कोई पैसा वाला है, ये सब एबॉर्शन करवा लेते हैं, उनको लड़की नहीं चाहिए। ठीक, अब बेटा चाहे बुढ़ौती में उनको बढ़िया से उठते बैठते कूटते रहे, लेकिन उनको चाहिए बेटा, जबकि बेटियां भाई सबके बस की बात नहीं है बेटियों को पालना, है ना, ये चीज होता है। तो लोगों की सोच है, हालांकि आज समाज बदल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई कि बेटों से ज्यादा बेटियों के जन्म लेने पर खुशहाली मनाते हैं। ठीक है, ये चीज, क्योंकि माँ बाप को कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, लड़कियों की शादी भी हो जाती है ना, तो वहां से दौड़ करके आएंगी
सबसे पहले बेटे घर में ही होते हैं, उनको नहीं फिक्र होती है कि माता कैसी हैं, पिता कैसे हैं। इसीलिए बोलते हैं बच्चों आप लोग ऐसा मत करिएगा, है ना, जिन्होंने जन्म दिया है उनकी सेवा करना है, ठीक, मरते दम तक करना है ना, तब जाकर के आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे, याद रखना, ठीक, दिल के भी अमीर, पैसों से भी अमीर, ठीक है। तो लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाओं की संख्या होती है वो होता है लिंगानुपात, ठीक है। और ये भी बच्चों कम ज्यादा होता रहता है। तो ये हो गए 3 गुण, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। हो गया, चलिए अब चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, चौथा गुण है बच्चों कि समष्टि आकार या फिर घनत्व, ठीक, समष्टि घनत्व या फिर समष्टि आकार, ठीक है, समष्टि आकार व घनत्व मतलब दोनों चीज। अब देखिएगा समष्टि, ठीक है, मतलब जो ये घनत्व होता है, समष्टि घनत्व किसे कहते हैं, तो किसी भी निश्चित क्षेत्र की समष्टि में, समष्टि यानी जनसंख्या में जीवों की जो संख्या कभी भी वो स्थिर नहीं रहती है। यानी हमें ये पता है कि भाई कहीं पर भी पॉपुलेशन कोई भी है, वहां पर रहने वाले जो जीव हैं, ठीक, उनकी संख्या कभी भी स्थिर यानी एक जैसी नहीं हो सकती है, ठीक है, वो समय के साथ बदलती रहती। कभी जन्म लेने वालों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी तो कभी थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये ग्राफ कम ज्यादा होता रहता है। तो वही चीज लिख रहे हैं कि भाई किसी भी निश्चित क्षेत्र की समष्टि में जीवों की जो संख्या है बच्चों वो कभी भी स्थिर या एक जैसी नहीं हो सकती है, यह समय के साथ बदलती रहती है। अतः किसी स्थान पर इकाई क्षेत्र में या एकांक क्षेत्र में निश्चित समय पर उपस्थित जाति के कुल सदस्यों की जो संख्या होती है वो समष्टि घनत्व या जनसंख्या घनत्व जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, समष्टि घनत्व या जनसंख्या घनत्व। यानी किसी क्षेत्र में एकांक समय में वहां पर एक ही जाति के जितने जीव रहते हैं उसको कहते हैं बच्चों समष्टि घनत्व। उसको क्या कहते हैं, समष्टि घनत्व। अब समष्टि घनत्व को एक फार्मूले से दर्शाया जाता है, तो वो कौन सा फार्मूला है बच्चों, जिस फार्मूले से दर्शाते हैं, तो वो फार्मूला है D बराबर N/S। ये फार्मूला होता है समष्टि घनत्व को दर्शाने के लिए, ठीक है। यानी इस फार्मूले से हम डेंसिटी यानी घनत्व निकाल सकते हैं। अब जहां पर भाई क्या D क्या है, जहां पर D क्या है, N क्या है, S क्या है, ये भी जानना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है बच्चों, ठीक है। चलिए सबको लिख देते हैं कि भाई किसका क्या मतलब है, किसका क्या मतलब है। D है समष्टि घनत्व, D है बच्चों समष्टि घनत्व, ठीक, क्या है, समष्टि घनत्व। N क्या है, तो N है जीवों की कुल संख्या, जीवों की कुल संख्या। तो जीवों की कुल संख्या, वहां पर जितने जीव होंगे बच्चों उसको N से दर्शाते हैं, यानी नंबर्स होती है। S क्या है, तो S क्षेत्र को बताता है, ठीक है ना, क्षेत्र। तो ये इन सबका सिंबल का मतलब हो जाएगा। चलिए अगला जो है बच्चों, यानी समष्टि में जो अगला समष्टि का गुण है या उनका हम लक्षण लिख सकते हैं, वो क्या है, आयु संरचना। अब आयु संरचना का मतलब क्या है भाई, किसी भी जगह पर भिन्न भिन्न प्रकार के एज वाले जीव रहेंगे। अब सबकी एज तो एक जैसे हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, वैसा थोड़ी ना है कि सब 18 साल के रहेंगे, सब 15 साल के रहेंगे, या फिर सब 20 साल के, या सब 25 साल के, या 40 साल के। भाई कोई पैदा हो रहा है तो कोई पैदा होने वाला है, तो कोई भाई क्या है, कोई पैदा हो चुका है, तो किसी की एज 10 साल है, किसी की 20 साल, तो ऐसे आंकड़ा लेंगे भाई, तो ये चक्र ऑल टाइम चल रहा है, ठीक। तो यहां पर आयु संरचना क्या होता है बच्चों कि किसी भी निश्चित समय पर समष्टि में, यानी जो जनसंख्या वहां पर है उसमें भिन्न भिन्न आयु के जीव रहते हैं, यानी भिन्न भिन्न आयु वाले क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के मतलब एज वाले जीव रहते हैं। अतः किसी समष्टि में भिन्न भिन्न आयु वर्ग के जीवों की जो आपेक्षिक बहुलता होती है, यानी वहां पर उपलब्धता होती है, वही क्या है बच्चों, समष्टि की आयु संरचना कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, आयु संरचना कहलाती है। तो ये हो जाता है बच्चों समष्टि के विभिन्न गुण, ठीक है, समष्टि के क्या हो जाता है, विभिन्न गुण हो जाता है। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता की क्षति के मुख्य कारण क्या है, ठीक है।
जैव विविधता की क्षति, यह पूछता है कि जैव विविधता क्या है और इसकी क्षति के कारण क्या है। अगर हम बात करें तो 2023 में बच्चों ये 4 सेट में पूछा था, 4 से 5 में। एक में तो थोड़ा जैव विविधता क्या है, इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इस टाइप का पूछा था। तो ये लास्ट वाले चैप्टर से है और लास्ट वाले चैप्टर में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा से पूछता है, ठीक है। तो जैव विविधता की क्षति के, यानी जो जैव विविधता संकट में है, जैव विविधता का नाश हो रहा है, उसका कारण क्या है, ठीक। अब जैव विविधता होती क्या है बच्चों, तो जीवों में पाई जाने वाली विविधताओं को, यानी विभिन्नताओं को या अंतर को या परिवर्तन को ही जैव विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता में सब आ जाते हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक, जीव जंतु अदर हैं, और उसके बाद इसमें यानी छोटे बड़े जीव सब जैव विविधता के घटक होते हैं, यानी जैव विविधता के अंतर्गत शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जैव विविधता के क्षति के का क्या कारण है। तो जैव विविधता की क्षति के निम्नलिखित कारण है। पहला है प्राकृतिक आवासों का नाश। पहला क्या है बच्चों की प्राकृतिक आवासों का नाश। अब प्राकृतिक आवासों का नाश से क्या मतलब है, ठीक। आज क्या है, मनुष्य भाई दिन प्रतिदिन अगर हम देखें तो मनुष्य अपने करतूत से बाज नहीं आ रहा, इतना ज्यादा उपद्रव मचा दिया है ना कि पूरी तरह से नेचर एकदम खतरे में पड़ गई है, ठीक है ना। उसको आलीशान बंगला बनाना है, पूरा का पूरा जंगल साफ कर दे रहा है भाई, रोड हाईवेज आ रही है, पूरे का पूरा पेड़ पौधे गायब हो रहे हैं, ठीक। आदमी को भाई कुछ भी चाहिए, घर में लकड़ी चाहिए लगाने के लिए, बेड बनाना है या फर्नीचर के काम करना है, अलमारी बनाना है, कुछ भी करना है, तखत बनाना है, लकड़ी चाहिए, लकड़ी मिलेगी कहाँ, तो ये भाई जंगल से, यानी इस बाग बगीचे से, जो घर पे पेड़ पौधे हैं उससे। तो ये होगा क्या, तो भाई नाश तो जैव विविधता का हो रहा है, ठीक, क्योंकि इससे पशु पक्षी जो हैं भाई वो क्या है, प्रभावित हो रहे हैं, पक्षियों का बसेरा उजड़ रहा है, ठीक, और जो अदर जीव हैं उनको छिपने तक का स्थान नहीं मिल रहा है। तो वही होता है प्राकृतिक आवासों का नाश। इसमें लिखेंगे बच्चों कि मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण, ठीक, तथा प्राकृतिक क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप के कारण। मानवीय हस्तक्षेप का मतलब वही चीज भाई, जानबूझकर मतलब क्या करना, क्षति पहुंचाना, नहीं काटना पीटना, पेड़ पौधों को जला देना, जंगल को, वो चीज। तो वही कह रहा है कि प्राकृतिक क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप के कारण जीवों के प्राकृतिक आवासों का नाश हुआ है, जिसके कारण जैव विविधता में कमी आई है, यानी जैव विविधता नष्ट हो रही है, ठीक। पहला कारण तो ये हो गया बच्चों। दूसरा कारण बड़े प्राकृतिक आवासों का टुकड़ों में बांट देना। मतलब जो बड़े बड़े प्राकृतिक क्षेत्र हैं, ठीक, जैसे मान लेते हैं कि 4 बीघा का कोई बगीचा है, अब उसमें क्या हो कि पता चले कि उसी 4 बीघों को 10 या 15 या 20 भाग में या फिर 8-10 भाग में कुछ भी ऐसे डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इससे होगा क्या भाई, इसको बांट दे रहे हैं तो वो छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, उसमें फिर अलग से बांटेंगे। यही तो होता है ना कि भाई फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे दादा बाबा भाई घर चला रहे थे, यानी उनका पहला वो पूरा उनका परिवार था। अब उनके पता चले 1-2 बच्चे थे, तो उनमें भी भाई क्या हो गया, वो भी जवान हुए, शादी विवाह हुआ, फिर उनमें भी भाई भाई वो बट गए। अब उन भाइयों के भी मतलब दोनों भाइयों के भी लड़के हुए, अब वो भी क्या है जवान हुए उनमें। तो देख रहे भाई इससे क्या है, जिसके उस टाइम 10 बीघा जमीन थी आज 10 बिस्सा है। तो ये क्या है, प्राकृतिक आवासों का विखंडन भी, तो मतलब बड़े आवास का विखंडन हो रहा है छोटे टुकड़ों में। तो इसमें लिखेंगे बच्चों की कृषि, औद्योगिकरण, शहरीकरण, सड़कों तथा रेलों के निर्माण आदि के कारण जीवों के बड़े प्राकृतिक आवास छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए हैं, जिसके कारण जैव विविधता संकट में पड़ गई है। भाई खेती करने के लिए बांट रहे, वही चीज ना कि भाई जितने लोग हैं उतने हिस्सेदार बन जाएंगे। तो खेती के कारण मतलब खेती के लिए भी औद्योगिकरण करना है, कोई बड़ा सा फैक्ट्री लगाना है तब भी शहर बन रहा है, शहरीकरण के लिए, साथ ही सड़कों का निर्माण हो रहा है तो पूरा का पूरा जा रहा है जमीन, रेल के निर्माण के लिए भी उसके कितने, उसका एरिया कितना जाता है। तो इन सब के लिए भी जैव विविधता क्या है, संकट में आ रही, जीव जंतु जाए कहां, ठीक। तो ये चीज हो जाएगा। चलिए जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब उसके बाद आगे लिखेंगे भाई, अगला जो हेडिंग है विदेशी जातियों का आक्रमण। नेक्स्ट है बच्चों विदेशी जातियों का आक्रमण। अब देखिए विदेशी जातियों का आक्रमण का मतलब क्या है, मतलब कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो जाने अनजाने में किसी जीव द्वारा या फिर मनुष्यों द्वारा अपने देश में लाई गई हैं, वो अपने देश में जीवों के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। तो ऐसी जातियां क्या है, विदेशी जातियां कहलाती हैं। और ये क्या है, हमारे यहाँ पे जो भी जीव है उनके लिए हानिकारक है, यानी उनको नाश कर रही है,
ठीक, जैसे एक देखा होगा कि भाई कोई लता होती है ना उसमें पत्ती होती है ना उसमें जड़ ना तना, लेकिन जिस पौधे पर छोड़ दो वो पूरा का पूरा उस पेड़ को ढक लेती है। यानी उसको पोषण मिलता कहाँ है? उस हरे भरे जीव मतलब पेड़ से। और उस हरे भरे पेड़ को कुछ समय के बाद वो समझ लीजिए वो एकदम सुखा देगी, तो पूरी तरह से वो जकड़ लेती है। तो वो है क्या? विदेशी जाति। यहाँ की जैव विविधता के लिए तो संकट है उसके लिए, ठीक है, नुकसानदेह है। दूसरा जैसे गाजर घास हो गया, तो गाजर घास बच्चों क्या होता है कि जैसे खेतों में देखा होगा कि गाजर की तरह होती है, लेकिन जिस खेत में है तो वहां अन्य जो सब्जी हैं, जो भी सब्जियां हैं उनको वो उगने तक नहीं देगी, यानी वो इतनी ज्यादा फैलती है कि एकदम नाश कर देगी। इसी तरह से बच्चों एक मछली होती है जिसको कैटफिश बोलते हैं, या फिर हम अपने लैंग्वेज में बताएं जिसको जैसे होता ना जिसको मांगुर कहते हैं। तो मांगुर में एक ऐसी प्रजाति होती है, या मांगुर को ही देख लो, वही कैटफिश है, उसी को बोलते हैं कैटफिश। उसमें भी कई प्रजातियां होती हैं। तो वो करते क्या है, जो तालाब में अन्य मछलियां रहेंगी, भाई जैसे बिल्ली का काम है चूहों को पकड़कर मसक देना, तो वही क्या करता है कैटफिश, यानी वो मछली करती है, अन्य जो मछलियां होती है उनको खा जाती है, तो ये समझो उनको खत्म कर रही है। तो ये क्या होती हैं? विदेशी प्रजातियां बोलते हैं, इनको बोलते हैं विदेशी जातियों का आक्रमण या आगमन। तो इसमें लिखेंगे बच्चों बहुत सारी विदेशियां मतलब विदेशी प्रजातियां अपने आप को बदलते पर्यावरणीय दशाओं में आसानी से अनुकूल मतलब जो अपने आप को आसानी से ढाल लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं, तथा ये उस पर्यावरण में उपस्थित प्राकृतिक जातियों का भक्षण करके उन्हें समाप्त कर देते हैं। मतलब ये प्रजातियां ऐसी होती हैं कि मौसम चेंज होगा खुद बदल जाएंगी, लेकिन अन्य जो जातियां हैं यानी अन्य जो जीव हैं उनको ये नष्ट कर देंगे, ठीक। और एक है सह विलुप्तता, ठीक, ये भी जैव विविधता की क्षति का बहुत बड़ा कारण है। सह विलुप्तता नाम ही है, सह का मतलब साथ में, विलुप्तता का मतलब विलुप्त हो जाना। देखिए बहुत सारे भाई जीव ऐसे होते हैं, जैसे मान के चले बच्चों किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, मतलब जैसे नहीं मुझे किसी का सहारा है, जैसे मुझे क्या है किसी चीज का सहारा है, किसी आदमी के ऊपर मैं निर्भर हूं और मुझे भाई कुछ भी नहीं आता, मुझे ये पता है कि अगर वो जिंदा है तो मैं जिंदा हूं, अगर खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो गया तो मैं कहां जाऊंगा। तो वो चीज होता है ना, वो चीज होता है। इसमें क्या होता है सह विलुप्तता में, जैसे कोई एक बड़ा सा पेड़ है, एक बड़ा सा पेड़ है और इसके आसपास छोटे छोटे पेड़ हैं, और भाई इनका जो खाना पीना है, इनका जो सब कुछ है पोषण, वो इस पेड़ की वजह से है। अब जब ये पेड़ सूख गया तो क्या हो जाएगा, ये भी तो पूरा तरह विलुप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये निर्भर उसी पे थे। तो सह विलुप्तता यही चीज होती है कि जब कोई एक जाति विलुप्त होती है तो उस पर आधारित दूसरे जंतु या दूसरे जीव या पादप भी क्या होते हैं, विलुप्त होने लगते हैं, और यह भी जैव विविधता की क्षति का एक प्रमुख कारण है, ठीक है। तो इस तरह से भी जैव विविधता संकट में आती है, ठीक। तो ये हो जाता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें और पूछता है कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, या इसको सरकार को इसके लिए मतलब कौन से कदम उठाने चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए। तो उसके लिए बताया था बच्चों 3 नंबर वाले क्वेश्चन में बताया है, बाकी हम फिर से करवा देंगे। तो एक स्वास्थान्य है, एक बहिस्थान्य, वो वाला पूछा जाता है, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना बच्चों। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।